नमस्ते, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू दिस एक्सक्लूसिव वेबिनार। आज इस सेशन पे जो पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑटोमेट कमीशन एंड रॉयल्टी मैनेजमेंट। अक्सर देखा जाता है कि सेल्स ग्रोथ के पीछे सेल्समैन, ब्रोकर, एजेंट, इन सबका एक अहम रोल रहता है। दे प्ले ए मेजर रोल ऑन द ग्रोथ ऑफ अ सेल्स इन बिजनेस। सो यहीं पर ही बिजनेसमैन या बिजनेस ओनर को कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, जैसे सेल्समैन वाइज कमीशन कैलकुलेट करना, प्रॉपर टाइम पे सेल्समैन को कमीशन पे आउट करना, सेल्समैन वाइज परफॉर्मेंस को जज करना, या सेल्समैन वाइज सेल्स एनालिसिस करना। इसके अलावा एक और पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रॉयल्टी मैनेजमेंट। रॉयल्टी मैनेजमेंट क्या होता है? अगर आप किसी का पेटेंट या फॉर्मूला या डिजाइन यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे या प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो यू आर बाउंड टू पे certain royalty to the owner of that patent design or the formula। तो उसको भी हम लोग बिजी में समझेंगे। तो एक लाइव सिनेरियो देखेंगे और सारे चैलेंजेस और सॉल्यूशंस को गो थ्रू करेंगे इस सेशन पर। आई एम श्योर टॉपिक के रिलेटेड आपको भी कुछ चैलेंजेस आप फेस करते होंगे अपने बिजनेस पे। तो आप भी अपने चैलेंजेस या क्वेश्चंस या क्वेरीज अपने चैट बॉक्स पर ड्रॉप कर सकते हैं, एंड वी विल रिप्लाई आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन। हम लोग जो है इस प्रेजेंटेशन के बाद आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज को टेकअप करेंगे, विल डिस्कस एंड विल कम टू अ सॉल्यूशन ऑन दैट पॉइंट। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टे ट्यून विद अस टिल एंड। सबसे पहला स्लाइड जो मैं प्रेजेंट करने वाला हूं, दैट इज हु शुड अटेंड दिस सेशन। किन्हें ये सेशन अटेंड करना जरूरी है, या ये सेशन स्पेशली किन के लिए कंडक्ट किया गया है? तो एक बार मैं हाईलाइट कर दूं, दोज हु मैनेज सेल्स टीम, जो अपने इंटरनल सेल्स टीम्स को मैनेज करते हैं, जिनका सेल्स एजेंट या ब्रोकर के थ्रू होता है, जिनका रेफरेंस बेस्ड सेल होता है, या अपने कमीशन ट्रैकिंग में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, या अपने रॉयल्टी कैलकुलेशंस में कुछ चैलेंजेस अब फेस कर रहे हैं, तो वो सारे पर्संस जो है इस सेशन से बेनिफिशियल होंगे। एंड वी विल बी गिविंग अ कंप्लीट knowledgeable informations through this webinar on this topic. Coming on the next slide, that is why your businesses need busy। So जनरल सा क्वेश्चन हमारे माइंड पे आता है कि अपने बिजनेस के लिए हम बिजी को यूज क्यों करें। तो कुछ रीजंस है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप सबके साथ, दैट इज कि अगर आपके बिजनेस में कमीशन कैलकुलेशन गलत हो रहा है, दैट मीन्स आपका प्रॉफिट भी गलत हो जाएगा। इससे आपका एजेंट के साथ ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, आपका सेल लॉस हो सकता है, सेल्स टीम्स डिमोटिवेट हो सकते हैं, राइट सेल्समैन को राइट रिवर्ट आप नहीं दे पाएंगे। बिना पेमेंट कलेक्ट किए आप कमीशन इशू कर देना सेल्समैन को, तो वो भी आपके लिए एक तरीके से लॉस है। और एक्सेल को यूज करके आप अपने कमीशंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक बर्डन है, और इससे आपको कैलकुलेशन एरर भी आ सकते हैं। तो कोई डेटा ना होने के कारण से आप कंट्रोल भी सही तरीके से आप नहीं कर सकते अपने सेल्स डेटा के ऊपर। तो ये सारे रीजंस है जिस कारण से आप अपने बिजनेसेस पे बिजी को यूज कर सकते हैं। बिजी आपको ये सारे चैलेंज का सोल्यूशन दे सकता है, और कैसे देगा वो भी आज हम इस सेशन पे समझेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम चार टाइप के सिनेरियो को कवर अप करने वाले हैं। फोर टाइप ऑफ सिनेरियो। वन सिनेरियो इज कि अगर आपके कोई इंटरनल सेल्समैन है, उनका आपको अगर कमीशन पे आउट रिकॉर्ड करना है, उनका परफॉर्मेंस जज करना है, उसका सेल्समैन वाइज एनालिसिस रिपोर्ट मेंटेन करना है, तो उसमें आपको क्या चैलेंजेस आ सकती है और बिजी आपको उसमें क्या सोल्यूशन दे सकता है वो समझेंगे। और उसके बाद हम रेफरल, जो आपका इंटरनल सेल्स पर्सन नहीं है, जो आपको सर्टेन रेफरल देता है, आपका कोई सैलरी एम्प्लॉयड नहीं है, वो आपको रेफरल देता है और आप उनको कमीशन पे करते हैं। तो रेफरल के केस में क्या चैलेंजेस आते हैं, बिजनेस ओनर्स या बिजनेसमैन को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और बिजी में हम कैसे इसकी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, या क्या फीचर्स हम बिजी में ये सॉल्यूशंस या चैलेंजेस को कवर अप कर सकते हैं वो समझेंगे। थर्ड वन इज दी मैकेनिक कमीशन। अब कोई भी अगर आपके बिजनेस में सर्विसिंग का बिजनेस भी है, सेल्स के साथ आप सर्विस भी करते हैं प्रोडक्ट, तो आपके मैकेनिक भी सर्विसिंग करता है, उसको आप कितना कमीशन देना चाहते हैं सर्विसिंग के ऊपर। अगर वो मैकेनिक ने आपके प्रोडक्ट को सेल किया तो उसके ऊपर कितना कमीशन देना चाहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कमीशन अगेंस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट आप मैकेनिक को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो भी जो है इस सेशन पे समझेंगे बिजी के थ्रू। इसके अलावा होता है रॉयल्टी। जैसे मैंने बताया कि ये पेटेंट या फॉर्मूला या डिज़ाइन अगर यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं किसी का, तो उस पेटेंट डिज़ाइन या फॉर्मूला का जो ओनर है उनको सर्टेन रॉयल्टी देना पड़ता है हर सेल पर। तो वो भी आप कैसे मैनेज कर सकते हैं बिजी में, वो भी हम लोग इस वेबिनार के थ्रू समझेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार आ जाते हैं। सिनेरियो, अब इंटरनल सेल्स टीम के बेसिस पे 3 सिनेरियो को हम लोग गो थ्रू करेंगे। पहला सिनेरियो ये है, विच सेल्समैन मेड दिस सेल्स, हाउ कैन आई ट्रैक इट। तो एक जनरल सा क्वेरी रहता है माइंड पे कि कौन से सेल्समैन ने कौन सा सेल किया है, हम कैसे ट्रैक करें, सेल्स मैन वाइज सेल्स डिटेल्स कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इसमें बिजनेस ओनर या बिजनेसमैन को काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। अगर आप अपने सेल्स टीम का या अपने फील्ड स्टाफ की ऊपर कंट्रोल नहीं सेट कर सकते हैं, आप अगर ट्रैक नहीं कर पा रहे कि कौन से फील्ड स्टाफ ने या कौन से सेल्समैन ने कौन सा सेल किया है, तो वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इससे आपका डेटा ना होने के कारण से आपका सेल्स वैल्यू पे भी कंफ्यूजन हो सकती है, सेल्स टीम्स के साथ आपकी आर्गूमेंट भी हो सकती है। तो ये एक चैलेंजेस है। इसके रिलेटेड सॉल्यूशंस अगर हम देखें तो बिजी में हमने जो है सेल्समैन वाउचर लेवल पे, मतलब ट्रांजैक्शन लेवल पे सेल्समैन टैगिंग का ऑप्शंस आपको बिजी में मिल जाएगा। तो हर सेल्स पे आप सेल्समैन को टैग कर सकते हैं और इसकी एक इंसाइटफुल रिपोर्ट निकाल सकते हैं, किस ट्रांजैक्शन पे, किस सेल्समैन के थ्रू क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, उस पर क्या कमीशन बनता है सेल्समैन का। सेल्समैन वाइज आप सेल एनालिसिस रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। सेकेंड सिनेरियो ये होता है कि अनेबल टू आइडेंटिफाई विच सेल्समैन इज परफॉर्मिंग बेटर। तो ये भी एक चैलेंजेस होते हैं बिजनेस ओनर्स या बिजनेसमैन के लिए कि हमारे ऑफिस में कई सारे सेल्समैन हैं, तो उसमें से कौन सा सेल्समैन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको कैसे हम निकाल पाए, उसका हम एनालिसिस कैसे कर पाए। तो इसमें भी काफी सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे लो टीम मोटिवेशंस। जैसे अगर आप परफॉर्मेंस बेटर जज नहीं कर पा रहे, आप इसकी एनालिसिस रिपोर्ट नहीं निकाल पा रहे, तो सेल्समैन टीम के अंदर मोटिवेशन डाउन हो जाएंगे। टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम अगर आप प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे तो उनका परफॉर्मेंस भी आप मैनेज नहीं कर सकते सेल्समैन की। रॉन्ग इंसेंटिव भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है सेल्समैन के बीच। इनफेक्टिव परफॉर्मेंस रिव्यू हो सकता है और ट्रेनिंग गैप भी क्रिएट हो सकते हैं आपके और आपके सेल्समैन के बीच। ठीक है, किस तरीके से आप सेल्समैन को टारगेट सेट करें, कितना टारगेट अचीव हो रहा है, क्या उसकी ग्रोथ रेशियो है, वो सब आप एनालाइज करना चाहेंगे। तो एक काफी चैलेंजेस वाला पॉइंट रहता है जो बिजी में आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो बिजी में आपको स्ट्रक्चरल टारगेट ट्रैकिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो आप सेल्समैन वाइज आप टारगेट सेट कर सकते हैं एंड आप टारगेट के बेसिस पे टॉप परफॉर्मर निकाल सकते हैं, कौन सा सेल्समैन ने अच्छा परफॉर्म किया है। मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और एनुअल टारगेट भी आप सेट कर सकते हैं। एक्यूरेट और ऑटोमेटेड इंसेंटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप के टारगेट अचीव के अगेंस्ट पे ही ऑटोमेटिकली इंसेंटिव वैल्यू जनरेट हो जाएगा और वहीं से आप आपकी इंसेंटिव की अकाउंटिंग पोस्टिंग भी ऑटोमेटेड कर सकते हैं। स्लैब वाइज अगर आपके बिजनेस पे बेस, स्ट्रेच या जैकपॉट टाइप के टारगेट्स आप सेट करके रखना चाहते हैं सेल्समैन के लिए कि बेस अचीव किया तो उसको इतना % मिलेगा। सो इफ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टारगेट you have set in your business, it may be base, jackpot or stretch, then that also can be done through busy। ठीक है, तो काफी डिटेल पे आप सेल्समैन वाइज इंसाइट्स को निकाल सकते हैं बिजी के थ्रू। तो ये सेकंड सिनेरियो हो गया इंटरनल सेल्स टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड सिनेरियो में क्या होता है, कैलकुलेटिंग सेल्समैन पे आउट टेक टू मच टाइम। तो अगर आप एक्सेल पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो काफी टाइम लगता है और रॉन्ग कैलकुलेशन होने के भी चांसेस रह जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सैलरी के साथ इंसेंटिव कैलकुलेट करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेल्समैन आपके इंटरनल टीम है, उनका सैलरी होता है और सैलरी के अलावा भी आप उनको इंसेंटिव देते हैं टारगेट अचीव करने के बाद। तो एक ओवरऑल पे आउट कितना होना चाहिए उस सेल्समैन का, वो निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। इनकरेक्ट पे आउट से सेल्स स्टाफ भी इफेक्ट पड़ता है, डिमोटिवेट हो सकते हैं सेल्स टीम, स्लो बिजनेस ग्रोथ हो सकता है आपका। इनएक्यूरेट इंसेंटिव इम्पैक्ट कर सकता है सेल्समैन के परफॉर्मेंस पर। तो इसमें बिजी ने जो सोल्यूशन निकाला है या बिजी के पास जो सोल्यूशन है जिससे आप इंस्टेंटली इंसेंटिव अमाउंट को जनरेट कर सकते हैं। टारगेट अचीव होने से इंस्टेंट इंसेंटिव अमाउंट जनरेट हो जाएगा, 1 क्लिक में आप अकाउंटिंग पोस्टिंग कर सकते हैं इंसेंटिव के, और एक फुल्ली ऑटोमेटेड और एरर फ्री कैलकुलेशन बिजी के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो इन 3 सिनेरियो को हम लोग प्रैक्टिकली एक बार बिजी में देखते हैं कि कौन से ऐसे फीचर्स है जो इन 3 सिनेरियो को कवर अप कर सकता है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल सेल्स टीम। तो आई होप कि मेरी बिजी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी आपको। तो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर हम इंटरनल सेल्स टीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर आपका कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो जैसे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, अब रेफ्रिजरेटर, टीवी, फ्रिज जो भी आप सेल कर रहे हैं, माइक्रोवेवन, तो हर सेल पे आप सेल्समैन को टैग कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, अब जब भी हम सेल कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन पूछ रहा है सेल्समैन टैगिंग का, यहाँ पर हम सेल्समैन को टैग कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे हम आइटम्स को सेल करते हैं, जो भी अमाउंट पे हम सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर जो इसका कमीशन बनता है
वो हम यहाँ पर सेल्स मैन वाइज कमीशन भी डिफाइन कर सकते हैं हर ट्रांजैक्शन पर, कि इसको 10% हमें कमीशन देना है तो 10% हम कमीशन भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। हम चाहे तो बैकएंड पे भी सेल्समैन वाइज कमीशन को टैग करके आ सकते हैं कि हमें एंट्री लेवल पे कमीशन ना डालना पड़े, ऑटोमेटिक कमीशन मेरा परसेंटेज बैठ जाए, अमाउंट ऑटो कैलकुलेट कर जाए, वो भी आप सेट कर सकते हैं बैकएंड पर। ठीक है। जहां पर भी आप सेल्समैन मास्टर्स क्रिएट करेंगे, यहाँ से आप सेल्समैन की कमीशन भी आप डिफाइन करना चाहे तो कमीशन भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने सेल्स कर लिया, तो सेल्स डे एंड पे सेल्स की लिस्ट अगर देखनी है कि सेल्समैन के थ्रू कितना सेल हुआ है, तो हम यहाँ पर सेल्समैन वाइज भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम सेल्समैन, अगर हमें सिर्फ अमित का देखना है, अमित पूरे दिन में अमित के थ्रू कितने सेल हुए, तो हम सेल्समैन वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अगर मुझे हमें वैल्यू भी चेक करना है, तो हम यहाँ पर वैल्यू को एनेबल करके हम वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो सेल्स, ये पर्टिकुलरली एक सेल्समैन हो गया अमित, उसके बेसिस पे पूरे दिन में कितने सेल हुआ है, मंथ ऑन मंथ कितने सेल हुआ है, ये डेट रेंज के बेसिस पे बता रहा है कितना अमाउंट का सेल हुआ है। इसके बेसिस पे अगर हम कुछ इंसाइटफुल रिपोर्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपको सेल्समैन की कमीशन को चेक करना है कि हर एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट पे सेल्समैन को कितना कमीशन मिलना चाहिए या कितना कमीशन उसका बनता है, वो अगर आपको चेक करना है, आप सेल्समैन वाइज चेक करना चाहे तो सेल्समैन वाइज चेक कर सकते हैं। जैसे हमने एक सेल्समैन ले लिया, इसमें आपको बता देगा कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर टोटल बिल अमाउंट हो गया 29,500, ये टैक्स लेके है, और ये हो गया टैक्स छोड़ के। तो कमीशन हम लोग टैक्स छोड़ के बेसिकली देंगे, या टैक्स अगर हमें जो भी वैल्यू के ऊपर देना है, सपोज अगर हम इसको देखते हैं, जैसे ये 25,000 के ऊपर और 29,500 हो गया टैक्स ले करके। ठीक है। तो इसमें जैसे हम परसेंटेज डिफाइन करेंगे, तो हम इसको एक्सक्लूसिव टैक्स के बेसिस पे भी कमीशन डिफाइन कर सकते हैं कि बिना टैक्स के जो एक्चुअल वैल्यू है उसके ऊपर मेरा कमीशन ले ले, तो वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो कितना कमीशन बनता है वो आपको बेसिकली यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है। सो जैसे मैंने कहा कि कमीशन परसेंटेज जो है आप सेल अमाउंट के ऊपर विदाउट टैक्स आप सेल अमाउंट के ऊपर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक्चुअल कितना कमीशन बनता है वो कमीशन कैलकुलेशन रिपोर्ट से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट निकाल सकते हैं सेल्समैन वाइज। तो एनालिसिस रिपोर्ट में अगर आप देखते हैं, आइटम वाइज आप निकाल सकते हैं कि कौन से सेल्समैन के थ्रू कौन सा आइटम ज्यादा बिक रहा है। मंथली देखना है, क्वार्टरली देखना है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर हम मंथली बेसिस पे देखना चाहें तो मंथली बेसिस पे हम यहाँ से सेल्समैन वाइज फिल्टर भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेल्समैन को एनेबल करके यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं कि सेल्समैन के थ्रू देखना है, तो अमित के थ्रू कौन से आइटम किस किस मंथ में कितने क्वांटिटी कितने अमाउंट का सेल हुआ, वो हम फुल ग्राफ व्यू में देख सकते हैं, ग्राफिकल व्यू में देख सकते हैं। तो ये एक इंसाइटफुल रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगा सेल्समैन वाइज। आप आइटम वाइज भी देख सकते हैं कौन सा आइटम ज्यादा बिक रहा है। आपको सेल्समैन वाइज फिल्टर करना है वो भी आप कर सकते हैं। क्वार्टरली आपको चेक करना है तो क्वार्टरली भी आप चेक कर सकते हैं। डेट रेंज बेसिस पे भी आप एनालिसिस रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, इसकी भी अगर आपको वैल्यू देखनी है, फर्स्ट क्वार्टर में कितना रुपए का सेल हुआ है, ये एलजी रेफ्रिजरेटर कितना क्वांटिटी सेल हुआ है, कितना अमाउंट का सेल हुआ है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप इसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो एक इंटरनल सेल्स टीम्स के लिए कुछ ये सारे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स और इम्पोर्टेंट फीचर्स आपको बिजी में मिल जाएंगे, जिससे आप अपने चैलेंजेस को क्लियर आउट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और फीचर्स की नीड होती है, दैट इज दी टारगेट। सेल्समैन की परफॉर्मेंस भी चेक करना। आपका इंटरनल सेल्स टीम है, आप उनको सैलरी देते हो और आप इंसेंटिव भी देते हैं हर सेल पर। तो इंसेंटिव कैसे देंगे? फॉर इंसेंटिव यू नीड टू सेट अ टारगेट। if they achieve the target then you will be going to pay extra incentive along with the salary। तो यहाँ पर अगर आपको टारगेट ऑन करना है या टारगेट सेट करना है, तो उसके लिए आप मैं एक बार फीचर्स भी दिखा देता हूँ। उसके लिए आप फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाके आप अकाउंट्स के अंदर आप टारगेट को एनेबल कर सकते हैं और इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। इसको आप सेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर टारगेट कॉन्फ़िगरेशंस पे जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने 3 टारगेट सेट किया है, एक एनुअली, एक मंथली, स्लैब वाइज और एक क्वार्टरली। अगर हम मंथली दिखाए तो मंथली में हमने क्या सेट किया है, मंथली में हमने सेल्समैन मींस ब्रोकर वाइज हमने टारगेट सेट किया है, और इसको स्लैब वाइज सेट किया है। स्लैब क्वांटिटी बेसिस पे सेट किया है मंथली, कि अगर अमित सेल्समैन ने 15 क्वांटिटी सेल किया तो उसको 5% इंसेंटिव मिलेगा। टारगेट 1, ये मेरा बेस टारगेट हो गया, ये मेरा स्ट्रेच टारगेट हो गया। अगर 20 क्वांटिटी सेल कर रहा है तो उसको 7% इंसेंटिव मिलेगा। अगर 25 टारगेट अचीव करता है, क्वांटिटी सेल करता है, तो उसको 10% एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। सुनील के लिए भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो
टारगेट की स्लैब्स आप अपने हिसाब से सेट करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा दूं, तो आप कुछ इस तरीके से स्लैब सेट कर, अगर आपको अमाउंट बेसिस पे टारगेट सेट करना वो कर सकते हैं। इंसेंटिव कैसे देना है परसेंटेज मोड पे, स्लैब आप कैसे चाहते हैं। अगर आपके पास सिर्फ बेस और जैकपॉट का स्लैब है तो आप इसमें 2 स्लैब सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप 2 टारगेट स्लैब सेट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे इंसेंटिव डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे अमित के लिए आपने बता दिया कि अगर उसने 1 लाख का टारगेट अचीव किया तो उसको 10% इंसेंटिव मिलेगा। अगर उसने 2 लाख का टारगेट अचीव किया तो उसको 15% इंसेंटिव मिलेगा। तो ऐसे स्लैब वाइज भी आप टारगेट सेट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे बैकएंड से बिजी स्मार्टली आपको एक इंसाइटफुल रिपोर्ट दे देगा, जिससे आप अपने सेल्समैन के परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। आप जो भी सेल कर रहे हैं, सेल्समैन टैग हो ही रही है हर सेल पे, बैकएंड से उसका कमीशन भी कैलकुलेट हो रहा है, और आपको एक इंसाइटफुल रिपोर्ट भी मिल जा रहा है, जिससे आप सेल्समैन की परफॉर्मेंस को भी जज कर सकते हैं। उसके लिए आप एमआईएस रिपोर्ट पे आ जाएं। यहाँ पर आपको टारगेट वेरिएंस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप सेल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप जो भी टारगेट सेट किए, जैसे आपको एनुअल देखना है, मंथली देखना है। अगर हम मंथली चेक करते हैं सेल्समैन वाइज, तो मंथली में किस सेल्समैन ने क्या अचीव किया। अगर हम अप्रैल महीने का देखना चाहे तो अप्रैल महीने में क्या टारगेट था, उसमें से कितना सेल हुआ, कितना डाउनफॉल चल रहा है, तो वो भी आपको बता रहा कि 15 का टारगेट था क्वांटिटी, सिर्फ 3 ही सेल हुए हैं। अगर हम इसको क्वार्टरली देखना चाहें तो क्वार्टरली क्या टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में देखेंगे तो क्वार्टरली इसका टारगेट, सिर्फ सुनील का टारगेट अचीव हुआ। क्वार्टरली इसका टारगेट था 1 लाख, 1,03,000 रुपए का सेल हुआ है, तो 3,000 रुपए, 3% की उसकी जो है सेल्स की ग्रोथ हुई है, उसके उस ऊपर आपने इंसेंटिव जो है 15 रुपए बनता है उसका। तो 15 रुपीज जो है उसका इंसेंटिव अमाउंट है, वो आप यहाँ से उसकी अकाउंट पोस्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब उसकी पेबल भी खड़ा कर सकते हैं कि इसको इतना रुपए इंसेंटिव पे करना है। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट की दिया गया है, एक स्मार्ट की है, F4, जो कि नीचे भी मेंशन किया हुआ है। F4 बटन प्रेस करेंगे, सिलेक्टिव सेल्समैन सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस सेल्समैन का अगेंस्ट पे आप इंसेंटिव अमाउंट की जनरल पोस्टिंग करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप इंसेंटिव पेबल बोल के एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आप करंट लाइबिलिटीज के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने किया है। अब यहीं से जैसे मैं ओके बटन प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जनरल पोस्ट हो जाएगा। अगर मैं इसका लेजर निकालूं सुनील कमीशन का, तो हमें यहाँ पर दिखा देगा सुनील कमीशन के अगेंस्ट पे कितना इंसेंटिव का पोस्टिंग हुआ है। तो आगे इसको जब पेमेंट करूंगा तो 15 रुपीज पेमेंट करूंगा। अभी इसके नाम पे 15 रुपीज का ड्यू दिखा रहा है कि सुनील को मुझे इतना कमीशन या इंसेंटिव पे करना है। तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग पोस्टिंग भी बिजी से ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो ये इंटरनल सेल्स टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर्स हो गए बिजी के अंदर। अब हम नेक्स्ट सिनेरियो पे जाते हैं, दैट इज रेफरल सेल्स। अब कोई ऐसे पर्सन भी होते हैं जो आपके इंटरनल सेल्स टीम से बिलोंग नहीं करते हैं, दे आर रेफरल पार्टनर्स और दे आर रेफरल पर्सन, दे सपोज टू प्रोवाइड रेफरेंस एंड अगेंस्ट दैट रेफरेंस योर सेल्स इज ग्रोइंग और यू आर सपोज टू डू द सेल्स। तो इस केस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जनरली ये चैलेंजेस आते हैं कि आपको टाइम टू टाइम कमीशन पेमेंट करना जरूरी होता है रेफरल पार्टनर्स को, ताकि उसका मोटिवेशन डाउन ना हो। करेक्ट कमीशन कैलकुलेट करना काफी क्रिटिकल होता है। इसके अलावा कस्टमर को तो आपने सेल कर दिया, लेकिन कस्टमर से पेमेंट अभी तक आया नहीं, पेंडिंग है। तो आप कैसे ट्रैक करोगे कि किस रेफरल पर्सन के थ्रू क्या सेल हुआ है, उसमें से क्या पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि बिना पेमेंट मिले आप कमीशन एलोकेट भी नहीं करना चाहेंगे रेफरल पार्टनर को या रेफरल पर्सन को। तो आप ये भी एनालाइज करना चाहेंगे कि मुझे ऐसा रिपोर्ट दे दे जहां से मैं ये निकाल पाऊं कि किस किस के अगेंस्ट पे कितना पैसा ड्यू है मार्केट में जिसका कलेक्शन अभी नहीं हुआ है, और ये बिल किस रेफरल पार्टनर या किस रेफरल पर्सन के थ्रू हुआ है। Okay, so we can get an insightful report related to the outstanding statement against the referral, against which bill, how much amount is due, and how much amount is going to be collected. And after making the due amount zero, we would pay the commission to the referral person. ठीक है, तो ये चैलेंजेस रहते हैं। एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी क्रिएट हो जाती है रेफरल पार्टनर्स के साथ। ये भी कुछ चैलेंजेस होते हैं जो एक बिजनेस ओनर या बिजनेसमैन को फेस करना पड़ता है। बिजी इसमें कैसा सॉल्यूशन दे सकता है, कैसे सॉल्यूशन दे सकता है। एक तो बिजी में ऑटोमेटिक रेफरल कमीशन कैलकुलेशन का ऑप्शन दिया गया है। कमीशन लिंक हो सकता है कस्टमर पे आउट के साथ, मतलब कस्टमर जब पेमेंट करेगा तो पेमेंट करते वक्त हम उसको कमीशन एलोकेट कर सकते हैं, ना कि बिल करते वक्त। तो जब रेफरल पार्टनर को हम बिल पे टैग करें तो उस टाइम हम कमीशन
नहीं देना चाहते। जब हम उस बिल के अगेंस्ट में हम जब रिसीव करेंगे कस्टमर से, तब हम रेफरल पार्टनर को कमीशन पे आउट करेंगे। तो रिसीव करते वक्त भी हम सेल्समैन को या रेफरल पार्टनर को टैग कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर पार्टनर वाइज कमीशन रिपोर्ट, एक पार्टनर वाइज क्लियर कमीशन रिपोर्ट आपको बिजी में मिल जाएगा। तो इस सिनेरियो को एक थोड़ा सा जो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक समझते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे रेफरल या ब्रोकर जो एजेंट होते हैं, वो बेसिकली अगर आप देखेंगे रियल स्टेट में क्या होता है, बिल्डर्स या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस जो पर्सन्स होते हैं वो फ्लैट्स बनवाते हैं, और फ्लैट्स जो है वो ब्रोकर या रेफरल पर्सन के थ्रू बिकता है, सेल होता है। तो वहां पर जैसे जैसे फ्लैट सेल होते हैं वैसे वैसे उनको सेल के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है। तो उस तरह की इंडस्ट्रीज में आप बेसिकली बिजी से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सकते हैं। क्या वो फीचर्स हैं एक बार दिखा देते हैं। जैसे कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन में, जैसे हमने एक सेल एंट्री किया है और सेल पे हमने एक 2 BH का फ्लैट सेल किया है इस कस्टमर को, और इस पे हमने बता दिया कि ये जो सेल हुआ है ये हमारा इस रेफरल पार्टनर के थ्रू सेल हुआ है। अगर मैं चाहूँ कि इस पे मैं जब सेल करूंगा तो उस पे मैं उसका परसेंटेज ना दूं, मैं इसको 0 कर सकता हूँ। ठीक है। जब मैं इससे रिसीव करूंगा पैसा, जब मैं रिसीव करने जाऊंगा, तब मैं उसको कमीशन प्रोवाइड करूंगा। तो जब मैं उस कस्टमर से रिसीव करने जाऊंगा, सपोज 15 लाख बिल का अमाउंट था, बिल के अगेंस्ट में हम एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसका जो यहाँ पर हम ब्रोकर या रेफरल पार्टनर को सिलेक्ट करेंगे कि पर्टिकुलर 15 लाख हमारा बिल वैल्यू हो गया, लेकिन जीएसटी लेके वो 15,75,000 है, 75, लेकिन मैं जीएसटी के ऊपर तो कमीशन दूंगा नहीं, मैं सिर्फ प्रोडक्ट अमाउंट पे या फ्लैट के अमाउंट के ऊपर ही दूंगा। तो इस पे 10% मैंने बता दिया कि इस रेफरल पार्टनर को जाएगा कमीशन, क्योंकि मैं इससे पैसा कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। हम इसको सेव कर देते हैं। तो स्पेसिफिकली हम उसकी एक इंसाइटफुल रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं कि जो रेफरल है या एजेंट है उसका एक्चुअली क्या कमीशन बनता है। कमीशन सेल्स के ऊपर नहीं देखूंगा, मैं कमीशन रिसीव के ऊपर देखूंगा, कितना मैंने मार्केट से कलेक्ट किया कस्टमर पे से, और उस पे हमने कितना कमीशन उसको दिया है। तो उसके बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें वो डिटेल्स बता देगा कि मार्केट से हमने इस कस्टमर ने इतना रुपया रिसीव किया, उसके ऊपर हमने इतना, उसका इतना ब्रोकरेज बनता है। 15 लाख के ऊपर 1,50,000 उसका कमीशन बनता है ब्रोकरेज। तो ये हम पे करेंगे। तो यहाँ से भी अगर हमें पोस्टिंग करनी है तो F4 बटन प्रेस करके हम यहाँ से उसकी ब्रोकरेज पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं ब्रोकरेज का, या कमीशन ऑन सेल्स या कमीशन ऑन रिसीव नाम से भी एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं, उससे अपनी जनरल अकाउंटिंग पोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो मोस्टली जो है रेफरल पार्टनर्स वो होते हैं जो अपने खुद के टीम के अंदर नहीं होते, वो आउट ऑफ होते हैं, और उनको हम लोग कोई फिक्स सैलरी नहीं देते हैं। जैसे जैसे वो रेफरेंस देते हैं वैसे वैसे हमारा सेल होता है, उसके बेसिस पे हम उनको कमीशन देते हैं। तो रेफरल के केस में भी हम ये चीज़ चेक करेंगे कि सेल्स में कौन सा रेफरल पार्टनर टैग हुआ है, वो हम चेक करेंगे। तो उसके लिए भी हम सेल लिस्ट से भी निकाल सकते हैं, सेल रजिस्टर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम उसको फिल्टर लगा सकते हैं। अगर हमें अमित दास का देखना है तो यहाँ से हमें दिखा देगा अमित दास के थ्रू जो मेरा रेफरल पार्टनर है या रेफरल पर्सन है उसके थ्रू कितना फ्लैट बिका है। ठीक है। हो सकता है 2 BH के फ्लैट के लिए अलग कमीशन हो, 3 BH के फ्लैट के लिए अलग कमीशन हो। तो आइटम वाइज भी आप अलग अलग कमीशन सेट कर सकते हैं। अगर आपने आइटम लेवल पे कमीशन सेट कर दिया कि मैं, उसने 2 BH के फ्लैट भी सेल किया, उसमें उसका कमीशन अलग होगा, 3 BH के सेल करेगा उसको ज्यादा कमीशन मिलेगा, तो उस केस में आप आइटम लेवल पे भी कमीशन को सेट कर सकते हैं। तो ये रेफरल पार्टनर का केस हो गया। अब नेक्स्ट सिनेरियो पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि नो प्रॉपर ट्रैकिंग ऑफ मैकेनिक कमीशन। तो इसमें क्या चैलेंजेस फेस करते हैं बिजनेस ओनर। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ तो आप सपोज आपका कोई व्हीकल सर्विस सेंटर है और आप व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स भी सेल करते हैं। तो व्हीकल सर्विस सेंटर में क्या होता है, मैकेनिक्स जो है सर्विसिंग का काम करता है। तो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कि कौन से मैकेनिक का जॉब कंप्लीट हुआ है और
कौन से मैकेनिक के थ्रू आपने उस जॉब के अगेंस्ट पे बिल रेज किया है। मतलब आपने जॉब कंप्लीट होने के बाद ही आप उसको सर्विस बिल देंगे कस्टमर को। तो जो जॉब कंप्लीट किया वो मैकेनिक के थ्रू हुआ है, तो बिल पे भी आप मैकेनिक को टैग करना चाहेंगे कि किस मैकेनिक के थ्रू ये सर्विस बिल रिकॉर्ड हुआ है। ये एक चैलेंजिंग वाला टास्क टास्क हो जाता है। लेबर बेस्ड कमीशन कैलकुलेट, मतलब कि सपोज आपने कहा कि सर्विस में मैकेनिक को मैं 10% कमीशन दूंगा, लेकिन अगर वो मैकेनिक कोई स्पेयर पार्ट सेल कर रहा है कस्टमर को तो उसमें मैं 5% दूंगा। सो डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर यूजिंग इन द बिल। If you are using a service item, then you can set a different commission percentage for service item. And if you are using a sales product in the transaction, then you can set a different commission percentage for the sales product. तो मैकेनिक की परफॉर्मेंस भी ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है, कौन से मैकेनिक के थ्रू कितने जॉब कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो बिजी में एक बेहतर सॉल्यूशन है इसका। आप मैकेनिक जो है आप सेल्स या सर्विस बिल पे असाइन कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। हर सर्विस एंट्री पे आप मैकेनिक को टैग कर सकते हैं। मैकेनिक का जॉब कंप्लीट हुआ है या जॉब के बेसिस पे क्या उसका कमीशन बनता है वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। मैकेनिक वाइज आपका अर्निंग और परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हैं बिजी से। तो इसकी भी एक प्रैक्टिकल फीचर्स ओवरव्यू देख लेते हैं बिजी में। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि आपका कोई व्हीकल सर्विस सेंटर है और व्हीकल स्पेयर पार्ट्स भी आप सेल करते हैं। तो आपने बेसिकली आपने मैकेनिक बना लिया, मैकेनिक मास्टर से मैकेनिक बना लिया। उसके बाद आप मैकेनिक के बेसिस पे आपके पास कोई जॉब आ रही है, कुछ सर्विसिंग के लिए आ रही है, तो आप उसको एज ए जॉब रिसीव कर रहे हैं। जैसे होंडा कार सर्विसिंग के लिए आपके पास आ रही है, तो ये सर्विस को आप कौन से मैकेनिक के थ्रू आप ये सर्विस को किया है, तो वो मैकेनिक भी आप यहाँ पर टैग कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपने ये जो सर्विस किया है इसमें आपने मैकेनिक भी आपने मेंशन कर दिया, किस मैकेनिक के थ्रू आपने ये सर्विस किया, तो मैकेनिक के नेम भी आप यहाँ पर मेंशन कर पा रहे हैं। और ये सर्विस को आप अपने इनवॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने ये जो सर्विस, ये जो जॉब कार्ड डिटेल आपने जनरेट किया है, ये आपने उसको होंडा कार सर्विस करके दिया है, उस पे कितना सर्विसिंग चार्ज लग रहा है वो आप मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपने एक प्रोडक्ट भी सेल किया है, नया प्रोडक्ट ब्रेक पैड सेट सेल किया है, उसमें उसका क्या वैल्यू है। तो टोटल सर्विस बिल बनना चाहिए 2360 का। तो ये इशू एंट्री आप बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब इसके अगेंस्ट पे फाइनल जॉब कंप्लीट हो गया, जैसे आपने इशू कर दिया मतलब फाइनल जॉब कंप्लीट हो गया है, इसकी ट्रैकिंग आप पहले कैसे करेंगे, फिर ना आप बिल बनाएंगे। पहले आपको ट्रैक करना कि मैकेनिक ने जॉब कंप्लीट किया कि नहीं किया, तभी हम जब मैकेनिक वाइज बिल बनाएंगे तब वो मैकेनिक को कमीशन देंगे। तो उसके लिए आप जो है जॉब रिपोर्ट निकाल सकते हैं, जो कि आप डिस्प्ले के अंडर भी जाके जॉब वर्क रिपोर्ट के थ्रू भी आप इसकी जॉब रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, जॉब रजिस्टर में यहाँ पर आप बेसिकली मैकेनिक वाइज निकालना चाहे तो मैकेनिक वाइज निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ये मैकेनिक के थ्रू आपके पास क्या सर्विसिंग के लिए आया था एक, और ये मैकेनिक ने क्या सर्विस करके दिया, एक होंडा कार आया था सर्विसिंग के लिए, एक सर्विस करके दे दिया। उस सर्विस में कितना खर्चा लगा मैकेनिक वो भी मेंशन कर रहा है जॉब कार्ड डिटेल पे, तो वो भी आपको रिपोर्ट में दिख रहा है। तो कितना क्वांटिटी रिसीव हुआ, कितना क्वांटिटी इशू हुआ है, तो बैलेंस क्वांटिटी हालांकि जीरो है, तो इस केस में आपका जॉब कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बेसिस पे जब आप फाइनल बिल रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उसकी फाइनल बिल रेस कर रहे हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी फाइनल बिल रेस करके रखा हुआ है, सर्विस बिल जो है अगेंस्ट चलान हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमने इशू चलान के थ्रू किया है, और उस चलान को पिक करके हमने ये फाइनल बिल रेस किया है। तो यहाँ पर हम जब सर्विसिंग में आइटम्स पिक कर रहे हैं, F11 बटन प्रेस करके चलान के अगेंस्ट पे जब बिल बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम मैकेनिक को टैग कर रहे हैं कि होंडा कार सर्विस पे हम सुनील को, यहाँ से हम मैकेनिक सिलेक्ट कर सकते हैं, सुनील को हम इस पे 10% कमीशन देंगे, सर्विस आइटम पे 10% कमीशन देंगे। और ये इसने एक एक्स्ट्रा ब्रेक पैड सेल किया है, व्हीकल स्पेयर पार्ट सेल किया है, तो इसमें हम इसको एक्स्ट्रा 5% कमीशन देंगे, तो 5% इस पे कमीशन हो गया। तो इस तरीके से हम एक सेल्स पे आइटम लेवल पे भी कमीशन प्रोवाइड कर सकते हैं मैकेनिक को, जिसके बेसिस में अगर हम कमीशन रिपोर्ट निकालें मैकेनिक वाइज,
तो हम पर्टिकुलरली एक मैकेनिक का देखना है, सारे ऑल आइटम के बेसिस पे देखना है, तो हमें एक मैकेनिक का किस किस आइटम में कितना कमीशन उसका बनता है और कितना कमीशन आपको पे करना है वो बता दे रहा है कि ब्रेक पैड में उसका कमीशन बनता है 25 रुपए, सर्विसिंग में उसका कमीशन बनता है 150 रुपए। तो यहीं से भी आप F4 बटन प्रेस करेंगे तो इसकी भी आप कमीशन टेबल के नाम पे, आप मैकेनिक के नाम पे आप एक कमीशन की लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक अकाउंटिंग पोस्टिंग कर सकते हैं। जैसे अगर हम मैकेनिक का देखेंगे, जो भी मैकेनिक का लेजर होगा, तो उस मैकेनिक का अगर आपने, जैसे अभी सुनील का हमने बनाया नहीं यहाँ पर, अमित का है, तो अगर वो उस मैकेनिक का अपने लेजर चेक करेंगे तो उस पर आपकी रिफ्लेक्शंस शो हो जाएगी। ठीक है, तो कमीशन आप शॉर्टकट की F4, उससे आप वन क्लिक पे अपने अकाउंटिंग को पोस्ट कर सकते हैं। ये रहा मैकेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सिनेरियो। नेक्स्ट सिनेरियो ये होता है कि हम रॉयल्टी जो है बेसिकली कैसे रॉयल्टी कैलकुलेशन को मैनेज करें या उस पर क्या चैलेंजेस आ सकती है। रॉयल्टी, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप किसी का फॉर्मूला, डिजाइन या पेटेंट यूज कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट पे यूज कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो आप बाउंड है, आप फॉर्मूला, डिजाइन या पेटेंट के जो ओनर है उनको एक रॉयल्टी देना, रॉयल्टी पे करना हर ट्रांजैक्शन पर। तो इसमें क्या चैलेंजेस फेस करते हैं बिजनेस ओनर या बिजनेसमैन कि रॉयल्टी कैलकुलेशन मैनुअली कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, सेल बेस्ड रॉयल्टी ट्रैक करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, कौन से सेल्स पे कितना रॉयल्टी बनता है वो ट्रैक करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, डिले और इनकरेक्ट रॉयल्टी पे आउट हो जाती है। मतलब एक तो डिले होता है और इनकरेक्ट रॉयल्टी भी हम लोग पे कर देते हैं अगर हम प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं तो इस सब चैलेंजेस को बिजी इजीली टैकल कर सकता है। बिजी के पास ये फीचर हैं जिससे आप रॉयल्टी कैलकुलेशन को इजीली मैनेज कर सकते हैं। आपको बिजी में ऑटोमेटिक रॉयल्टी कैलकुलेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा और हर रॉयल्टी बैकएंड से आपके हर सेल ट्रांजैक्शन के बेसिस पे कैलकुलेट हो जाएगा। आप रॉयल्टी पेबल पार्टी वाइज ट्रैक कर सकते हैं और एक्यूरेट रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो इसकी भी एक ओवरव्यू फीचर ओरिएंटेड देख लेते हैं बिजी में। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बुक पब्लिशिंग जो करते हैं, मतलब बुक सेलर जो होते हैं, जो बुक्स के राइटर होते हैं, ऑथर, तो ऑथर को हमें रॉयल्टी देना होता है क्योंकि ऑथर मेन राइटर होता है बुक का। हम बुक सेल करते हैं लेकिन बुक्स के जो मेन राइटर होते हैं, ऑथर होते हैं, उनको रॉयल्टी दिया जाता है। तो उस केस में आप रॉयल्टी फीचर्स को एनेबल करने के लिए फीचर्स एंड ऑप्शंस पे आके अकाउंट्स के अंदर आपको जो है बेसिकली रॉयल्टी कैलकुलेशन का एक फीचर मिलेगा, इसको आपको एनेबल करना है। इसके बाद आपको मास्टर के अंदर ऑथर क्रिएशन का ऑप्शन मिलेगा, जैसे मैंने अभी 2 ऑथर क्रिएट करके रखा हुआ है। एंड अगर आप अकाउंटिंग पोस्टिंग भी करना चाहते हैं तो आप इसकी भी अलग से ऑथर वन नाम से भी या कोई भी जो भी ऑथर के नाम होंगे उसके नाम से भी आप लीजर क्रिएट करके रख सकते हैं। जैसे कमीशन का हम अकाउंटिंग पोस्टिंग कर रहे हैं वैसे ऑथर के नाम पे भी हम अकाउंटिंग पोस्टिंग करना चाहेंगे बैकएंड से, तो ये हम टैग कर सकते हैं। इसके बाद हम आइटम पे टैग कर सकते हैं। जैसे ये बुक है, इस बुक में ऑथर अलग है, इस बुक का राइटर अलग है, तो हमने यहाँ पर एक डाल दिया। तो एक में हम कौन से ऑथर को टैग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम 10 ऑथर तक टैग कर सकते हैं। तो इस बुक का राइटर एक ही ऑथर है तो उसको रॉयल्टी कितना देंगे, 10%। अब 10% एमआरपी के बेसिस पे दे सकते हैं, सेल्स प्राइस के बेसिस पे दे सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो जब आप रॉयल्टी कैलकुलेशन रिपोर्ट निकालेंगे तो वहीं पर ही आपको पूछेगा कि आपको कैलकुलेशन रिपोर्ट किस बेसिस पे देखना है, एमआरपी बेसिस पे या सेल प्राइस बेसिस पे। आपने आइटम मास्टर पे भी एमआरपी मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें इस आइटम पे दूसरा ऑथर है, इस आइटम में दूसरा ऑथर टैग है, यहाँ पर आपका ऑथर नंबर 2 टैग है। इसमें भी रॉयल्टी इसका 10% हमने मेंशन करके रखा हुआ है। अब जब हम कोई बुक सेल कर रहे हैं, जैसे अभी हमने एक बुक सेल किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम ये बुक सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई ऑथर टैगिंग का दोबारा ऑप्शन नहीं पूछ रहा है क्योंकि ये बैकएंड से ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। क्योंकि आपने आइटम मास्टर में ऑथर टैग कर दिया, उसका परसेंटेज सेट कर लिया, तो आपको बिल में दोबारा ऑथर सेलेक्ट करने की कोई नीड नहीं है। तो बिजी बैकएंड से ऑटोमेटिकली ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो इसको देखने के लिए डिस्प्ले के अंदर आपको रॉयल्टी कैलकुलेशन का रिपोर्ट मिलेगा। आपको एक ऑथर का देखना है, ऑल ऑथर का देखना है। अगर मैं ऑल ऑथर का देखना चाहूँ तो मैं वैल्यू किस बेसिस पे देखना चाहूँ, जो रॉयल्टी कैलकुलेट करेगा वो किस बेसिस पे करेगा, एमआरपी के बेसिस पे या सेल वैल्यू के बेसिस पे। अगर मैं एमआरपी के बेसिस पे देखना चाहूँ तो एमआरपी को सिलेक्ट करूंगा और उसके बेसिस पे भले ही सेल्स का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन कैलकुलेट करेगा एमआरपी के ऊपर। तो यहाँ पर एमआरपी का भी एक ऑप्शन है कि अगर एमआरपी आप कैसे
पिक करना चाह रहे हैं, आप मास्टर वाला एमआरपी के अगेंस्ट पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या ट्रांजैक्शन में एमआरपी? क्योंकि बिजी में एक ऑप्शन ये भी आता है कि ट्रांजैक्शन वाइज आप एमआरपी अलग अलग डाल सकते हैं। अगर आपने एमआरपी वाइज डिटेल ऑन कर लिया बिजी में, तो आप ट्रांजैक्शन लेवल पे भी एमआरपी डिफरेंट डिफरेंट पुटअप कर सकते हैं उसी आइटम का, सेम आइटम का। तो अभी हमने मास्टर लेवल पे एमआरपी सेट करके रखा, तो मास्टर एम कर दिया, और मास्टर लेवल पे इसका एक्चुअल रॉयल्टी कितना बनता है। तो अभी ये ओवरऑल पूरे बिल का रॉयल्टी बता रहा है कि टोटल बिल के अगेंस्ट पे इसका इतना रुपए का रॉयल्टी बनता है। टोटल बिल इन द सेंस ये आइटम, ये जो बुक सेल हुआ है, ये 90 क्वांटिटी सेल हुआ है। 90 क्वांटिटी इन द सेंस ये इतने सेल्स ट्रांजैक्शंस है। टोटल सेल्स ट्रांजैक्शंस को काउंट करने के बाद टोटल क्वांटिटी जो बनता है वो 90 क्वांटिटी है, और 90 इंटू एमआरपी जो होता है उसके ऊपर आपका रॉयल्टी परसेंटेज कैलकुलेट करके रॉयल्टी अमाउंट जनरेट होता है। तो यहाँ से भी अगर आप अकाउंटिंग पोस्टिंग करना चाह रहे कि ऑथर के नाम पे मैं एक रॉयल्टी पेबल दिखा दूं कि ऑथर को मुझे कितना रॉयल्टी पे करना है, आगे चल के उस पेबल रिपोर्ट के थ्रू मैं रॉयल्टी पे करूंगा ऑथर को, तो मैं यहाँ से F4 बटन प्रेस करके भी रॉयल्टी पेबल का भी पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, रॉयल्टी पेबल के बेसिस पे भी एक जनरल पोस्टिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी लेजर देखूं ऑथर वन, तो ऑथर वन को बता देगा कि ऑथर वन का इतना रॉयल्टी बनता है, तो इतना रॉयल्टी उसको पे करना है। तो इस तरीके से हम रॉयल्टी को या रॉयल्टी कैलकुलेशन रिपोर्ट को इजीली बिजी से जनरेट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। एंड इसके अलावा भी हम अगर देखना चाहें कि ऑथर वाइज इसका क्या अकाउंटिंग पोस्ट हुआ है, कितना उसका पेबल पड़ा हुआ है, वो भी हम अकाउंट लेजर रिपोर्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक ओवरऑल सिनेरियो रॉयल्टी मैनेजमेंट के बेसिस पर। आप अपने बिजनेस को स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हैं तो बिजी को यूज आज ही करिए, और बिजी यूज से आप अपने ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, अपने डिस्प्यूट को रिड्यूस कर सकते हैं, और आप फास्ट ग्रो कर सकते हैं। तो कंट्रोल योर बिजनेस विद बिजी। That's all from my sides. Hope this session was knowledgeable for all of you. And thank you once again for joining today's sessions.